नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष बीए द्वितीय वर्ष लोक साहित्य के पेपर को लेके। आज यहां पे हम लोग संपूर्ण पेपर का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इस पेपर को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस पेपर का क्या मोटिव है। यह पेपर आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष में लगा हुआ है हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। ये मेजर का पेपर है, मेजर माइनर दोनों विद्यार्थी पढ़ते हैं। लोक साहित्य, जानते हैं कि लोक साहित्य क्या है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत लोक साहित्य एक विधा है। लोक साहित्य से तात्पर्य लोक का साहित्य अर्थात लोक के द्वारा लिखा गया साहित्य। लोक से अभिप्राय आम जन समाज से है, जो लोग अपने मौखिक रूप में अपनी परंपरा को, अपनी संगीत को, अपने गीत को, अपने नृत्य को जीवित रखते हैं। उसके लिए उन्हें कहीं लिपिबद्ध किताब नहीं मिलती है, किसी लेखक के द्वारा कह सकते हैं कि कोई नियम या प्रविधि नहीं मिलती है जिससे वो अपने साहित्य, अपने नृत्य, अपने डांस, अपने गीत को वो सुरक्षित रख सके। उनका अपना पैटर्न होता है, अपना समाज, अपनी चीज़ें और अपनी भाषा में उनका लिखा हुआ मौखिक साहित्य जो हमें मिलता है वो लोक साहित्य का विषय है। पहले आप लोग देखेंगे आज भी मौखिक रूप में पूरी संस्कृति परंपरा चली आ रही हैं जो विद्यमान है और जिसे ट्रेडिशनल या कह सकते फोक कहते हैं। तो लोक शब्द का अर्थ फोक से है, अर्थात जो हमारी परंपरा हमारे समाज में चली आ रही परिपाटी है या चली आ रही चीज़ें हैं जो समाज में व्याप्त हैं, जिसका कोई लिखित साहित्य या कोई लेखक नहीं मिलता है, जो अपनी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है उसमें विद्यमान है, वह साहित्य लोक साहित्य कहलाता है। समय के साथ साथ लोक साहित्य की महत्ता बढ़ती है और लोक साहित्य को लिपिबद्ध किया जाने लगता है। लिपिबद्ध जरूर किया गया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोक साहित्य इस लेखक ने लिखा है, क्योंकि लोक साहित्य की एक सामूहिक परंपरा रही है जो मौखिक रूप में विद्यमान रही है। आज उससे संकलित किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, उसे लिखा नहीं जा रहा है। जो साहित्य पहले से समाज में विद्यमान है उसी साहित्य को का कलेक्शन किया जा रहा है और लोक साहित्य को इकट्ठा करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। उसी से संबंध में आप लोगों को यहाँ पढ़ना है और ये एक विशेष पेपर है। अपने लोक साहित्य को, अपनी भाषा के साहित्य को, अपने मदर टंग को, अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक नियम कानून हैं उससे एक जुड़ाव होना ज़रूरी है और उससे अपना टच ज़रूरी है। तो इसलिए हमें लोक साहित्य को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसका ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। तो इसी उपलक्ष्य में पेपर आप लोगों के सिलेबस में लगाया गया है। देखते हैं सिलेबस। पाठ्यक्रम को भी इस पाठ्यक्रम को भी 4 भागों में बांटा गया, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4। यह जो लोक साहित्य का पेपर है हिमाचल प्रदेश में पढ़ाया जा रहा है, अर्थात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के तहत इस सिलेबस को बनाया गया है। तो इस इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 में संपूर्ण लोक साहित्य को ध्यान में रख के चीज़ों को इंगित किया गया है और समझने की कोशिश किया गया है। लेकिन इकाई 4 में जो लोक गाथाएं लगी हुई हैं, वो ज़्यादातर लोक गाथाएं जो हैं हिमाचल प्रदेश की जो अपनी लोक गाथा है उसको केंद्र में रख के बनाया गया है पेपर। अर्थात कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो लोक कथाएँ प्रचलित हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उस संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं, इकाई 1 के अंतर्गत 2 टॉपिक शामिल है। ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ मैं। ये है पहला, इसमें है लोक साहित्य परिभाषा एवं स्वरूप, लोक साहित्य के विशिष्ट अध्येता, लोक संस्कृति अवधारणा, लोक संस्कृति और साहित्य, लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया, लोक साहित्य के संकलन की समस्या। सर्वप्रथम हम जानते हैं लोक साहित्य की परिभाषा के संबंध में 2-3 बातें समझ लेते हैं कि लोक साहित्य की जो लोक साहित्य के विशेषज्ञ हैं उन्होंने लोक साहित्य की क्या परिभाषा दी है। तो उनकी परिभाषाओं में मिलता है, परिभाषा प्रचलित है लोक साहित्य की को लेके। लोक साहित्य किसी भी समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होता है। लोक साहित्य किसी भी समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होता है। एक अलग विद्वान की परिभाषा है जो प्रचलित है लोक साहित्य के संदर्भ में, वो ये है, लोक साहित्य उन संस्कृतियों की विधा है, लोक साहित्य उन संस्कृतियों की विधा है जिसकी कोई लिखित भाषा नहीं होती है। लोक साहित्य
इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे विषयों का स्रोत माना जाता है। अर्थात इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान लिखने के लिए लोक साहित्य की जरूरत पड़ती है। लोक साहित्य में प्रचलित लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब उसमें शामिल होते हैं। तो इन सब को ध्यान में रख के लोक साहित्य की परिभाषा, उसके स्वरूप को जानना है। फिर है कि लोक साहित्य की विशिष्ट अध्येता कौन है, कैसे उसको पढ़ा जाए, लोक संस्कृति की क्या अवधारणा है, लोक और संस्कृति का आपस में सामंजस्य है, संस्कृति क्या है हमारे, उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा, पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना चाहिए। सबसे जो मुख्य है इसमें वो है कि लोक साहित्य के संकलन की समस्या। लोक साहित्य मौखिक रूप में विद्यमान है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उसको इकट्ठा करना है, किताब रूप में या लिखित रूप में लाना है, तो तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे भाषा की समस्या, अगर भाषा का ज्ञान नहीं तो उसको हम कलेक्ट नहीं करते थे, संस्कृति का ज्ञान नहीं है तो उसको हम संग्रहित नहीं कर सकते हैं। और भी बाधाएं आती हैं जो लोक साहित्य को संकलित करने की समस्या बनती हैं। तो उससे निजात कैसे पाया जाए और उन समस्याओं को एक साइड करके हम लोक संस्कृति या लोक साहित्य की जो हमारी चीज़ें विद्यमान उसको हम कैसे इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे और समझेंगे। आप किताब से पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको समझ में आएगा। यहाँ टाइम कम है क्योंकि मुझे पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे तो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 को एक एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। अभी आप पूरे पेपर को समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया लोक साहित्य क्या है। अब लोक साहित्य के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं, उसमें है लोकगीत। लोकगीत के संबंध में आप लोग भली भांति जानते होंगे। जो गांव समाज के बीच जो गाना गाया जाता है वो लोकगीत कहलाता है। सामूहिक गान जो होता है, और लोकनाट्य, लोकनाट्य भी हमारा लोकनाट्य होता है। जैसे आप लोगों के यहाँ नाटी करते हैं वो लोकनाट्य ही है। लोक नृत्य है, लोकनाट्य, उसमें नाटक भी होता है, तो वो है झमाकड़ा है। लोक कथा, लोक कथा वो होती है जो कथानक रूप में कही जाती है, जैसे किस्सा कहानी लोक कथा के अंतर्गत आएगी। लोक गाथा, लोक गाथा में कथा होती है लेकिन उस लोक गाथा को गाया जाता है, इसलिए वो गाथा है। लोकोक्ति जो हमारे यहाँ आम जनभाषा की जो उक्ति है वह लोकोक्ति कहलाती, लोक की उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। तो इसके संबंध में आपको एक एक करके पढ़ना है। अब बढ़ते हैं इकाई 2 की तरफ। इकाई 2 में लोकगीत दिया गया है। अब देखिए आप लोग, जो लोक साहित्य का ही भाग है, लोक साहित्य के अंतर्गत ही लोकगीत, लोकनाट्य, लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्ति सब आ रहा है। उसी के बारे में अगली इकाई में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। लोकगीत, सबसे पहले हमें जान लोकगीत क्या होता है। लोकगीत में कितने तरह के लोकगीत होते हैं। लोकगीत के अंदर कह रहा है संस्कार गीत। संस्कार गीत होता है, संस्कार हमारे भारतीय समाज में संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। मतलब जब बच्चा पेट में आता है, कह सकते हैं कि गर्भाधान से लेके उसके मृत्यु तक, अंत्येष्टि तक 16 संस्कार बनाए गए। 16 संस्कारों को लेके गीत है। मतलब वो जो संस्कार है, जैसे मुंडन संस्कार होता है, जन्म संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार होता है, वैसे अंत्येष्टि संस्कार लास्ट संस्कार है। ये सारे संस्कारों के गीत हैं जो गाए जाते हैं। व्रत गीत, व्रत गीत वे गीत होते हैं जो जब हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत में जब ईश्वर की आराधना करते हैं, जिस ईश्वर की, उसके संबंध में गीत प्रचलित है, वो गाए जाते हैं, वो गीत व्रत गीत कहलाते हैं। श्रम परिहार गीत, श्रम अर्थात जो मेहनत करते हैं, परिहार मतलब उसको उस मेहनत से जब थकान होती है, थकान को दूर परिहार करने के लिए, उसे दूर करने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे श्रम परिहार गीत कहते हैं। ये अक्सर खेतों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग गाते हैं, और जब खेतों में काम करते, गाना गाते हुए जब वो काम करते हैं तो उनके कहीं ना कहीं थकान का अंत होता है। तो उस श्रम के लिए जो गीत गाए जाते हैं श्रम परिहार गीत कहलाते हैं। ऋतु गीत, ऋतु गीत से तात्पर्य है जो हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, जैसे बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु ना, इन सब ऋतुओं में जो गीत गाए, सावन का महीना में जो कजरी गाई जाती है, बसंत ऋतु में जो गीत गाए जाते हैं, मतलब जो भी ऋतुएं हैं, गर्मी, वर्षा, जाड़ा ना, शरद ऋतु, इन सब ऋतुओं में जो गीत गाए जाते हैं, अर्थात सीजन जो होते हैं, उसे ऋतु गीत की श्रेणी में रखा गया है। ये आपको पढ़ना है। अगला है दूसरी इकाई के अंदर लोकनाट्य। लोकनाट्य से तात्पर्य है लोक मतलब जो गांव समाज आम जन के बीच अपनी भाषा में जो नाट्य किया जाता है, अर्थात नाटक किया जाता है,
और आम कलाकार ही होते, वो ट्रेंड कलाकार नहीं होते, या कह सकते हैं कि वो कहीं से सीख के ट्रेनिंग लेके कलाकार नहीं आते हैं, बल्कि लोग अपने ही लोग के बीच अपने ही भाषा में जो नाटक करते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, वो लोक नाट्य कहलाता है। वो कलाकार लोक नाट्य के कलाकार कहलाते हैं। जिसमें है रामलीला। रामलीला लोक नाट्य है जो आम जन में फेमस है और खेली जाती है। आप लोगों को रामलीला के बारे में भली बात पता होगा। ये रामलीला का जो विशेष स्थान है वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रामलीला फेमस है। वैसे उत्तर भारत में हर जगह रामलीला खेली जाती है जब रामलीला दशहरे का टाइम आता है। अगला है स्वांग। स्वांग वैसे पश्चिमी भारत का लोक नाट्य है। विशेष रूप से राजस्थान में ये नाट्य किया जाता है। यक्षगान है। यक्षगान का संबंध केरल से है, केरल राज्य से है। भवाई है। भवाई गुजरात से इसका संबंध है। वैसे पश्चिम भारत में ये और भी जगह प्रचलित है, लेकिन भवाई गुजरात इसका मुख्य स्थान है। माच है। माच मध्य प्रदेश का फेमस लोक नाट्य है। उसी तरीके से तमाशा है। तमाशा महाराष्ट्र का फेमस लोक नाट्य है। नौटंकी है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। उत्तर भारत में भी ये नौटंकी खेली जाती है, अर्थात खेलने से मतलब नाट प्ले से है। तो नौटंकी का संबंध उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से है। जात्रा पूर्वी भारत में ये ज़्यादा फेमस है। वैसे जो विशेष स्थान है वो पश्चिम बंगाल है। एक है कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य भी है और कथकली नाट्य भी है। ये इसका फेमस जो है वो है केरल से इसका संबंध है। तो इसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ना है। मैंने आपको राज्यों के नाम बता दिए, कहाँ फेमस है, इसका क्या मतलब है। इकाई 3 में देखते हैं लोक कथा। लोक कथा वो होती है जो लोक में कथा कहानी किस्सा व्याप्त है, वो लोक कथा कहलाती है। जिसमें व्रत कथा, व्रत के दौरान कथा पढ़ी जाती है, वो व्रत कथा हो गई। परिकथा से तात्पर्य परियों की कथा से है। नाग कथा से तात्पर्य नाग देवता के उपलक्ष्य में जो कथाएं प्रचलित हैं वो शंकर जी से संबंध है। नाग कथा है। बोध कथा बौद्ध भिक्षुओं से जो संबंध, बौद्ध से जो संबंध है उसका बोध कथा, उसके बारे में प्रचलित कथाएं हैं तो उसको भी पढ़ा जाता है। कथानक रूढ़ियाँ क्या होती हैं, कथा निर्माण में इसका कैसे उपयोग किया जाता है। कथानक रूढ़ियों के बारे में थोड़ा सा आप देखिए। कथानक रूढ़ियाँ ऐसी परंपराएं होती हैं जो लंबे समय से समाज में प्रचलित होती हैं। रूढ़ियों को बिना सोचे समझे, बिना अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किए इसका प्रयोग किया जा सकता है, वो कथानक रूढ़ियाँ कहलाती हैं। जैसे कोई कथा है, कोई कहानी है, उसमें कहानी को मनोरंजन तरीके से या चमत्कारिक रूप से या उसे और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो कथानक रूढ़ियाँ शामिल की जाती हैं, जिसका आप बुद्धि विवेक से उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चमत्कारिक रूप होता है, काल्पनिक रूप होता है, जो कथा में चार लगा देता है, उसको और बेहतरीन और लोगों तक पहुँचने योग्य बना देता है। वो कथानक रूढ़ियाँ होती हैं। वो कैसे प्रयोग की जाती हैं उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ना है। मुझे याद आ रहा है एक आप लोगों के छायोत्तर हिंदी कविता में कविता लगी हुई है नचिकेत। नचिकेत जो है पौराणिक कैरेक्टर है। वो उसके पिताजी उसे धिक्कार देते हैं, फिर वो कहते हैं यमराज के पास चला जाता है, यमराज के पास 2-3 रातें वहाँ रहता है, फिर वहाँ वरदान मिलता है, वो आता है। तो एक तरह की कथानक रूढ़ियाँ हैं। अभी अगर उसको तार्किक तरीके से पूछा जाए, अच्छा नचिकेता कैसे यमराज के पास चला गया, क्या बात करना संभव है? वो गया तो वहाँ 2-3 दिन रहा भी, ये कैसे संभव है बिना खाए? तमाम तरह के प्रश्न हैं, तो वहाँ पे आप दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन उससे नचिकेता की कहानी के माध्यम से जो मैसेज देने का काम किया गया है, जो बताने की कोशिश की गई है, वो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ध्यान देना होता है। लेकिन बिना कथानक रूढ़ियों से कथा बनाना, इंटरेस्टिंग कथाएं कह सकते हैं, मनोरंजनात्मक कथा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसका भी अपना महत्व है। इसके बारे में विस्तार से आप बुक से पढ़िएगा, नहीं तो आगे मैं एक वीडियो में इसको अलग से एनालिसिस करने की कोशिश करूँगी। लोक गाथा, आपको बताया कि लोक गाथा वो है जो कथा जो कही जाती है, लोक गाथा जो वही कथा जो गाई जाती है, वो लोक गाथा कहलाती है। जिसमें लोक गाथा की भारतीय परंपरा रही है, गाथाएं गाई जाती रही हैं। जैसे राजा भर्तृहरि की कथा है, गाथा है, वो गाई जाती है। राजा भर्तृहरि का नाट्य जो खेला जाता है वो बोल के नहीं, वो गा के प्ले किया जाता है। मतलब जो भी कैरेक्टर है उसमें, उस नाटक में, वो हर अपने कैरेक्टर वो गा के बोलते हैं, तो लोक गाथा होती है।
लोक गाथा की समान प्रवृत्तियाँ और उसकी कैसे प्रस्तुति की जाती है, इसके बारे में आपको, अगर आप यूट्यूब पे भी लोक गाथा प्रस्तुति डालेंगे तो आपको ज़रूर उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो आपको वहाँ समझने में आसानी होगी। ये नाट्य से संबंधित है, ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं। रंग आलेख और रंगमंच वाले पेपर में बताया था आप लोगों को, जो नाटक होता है वो दृश्य विधा होती है, देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और श्रव्य विधा नहीं होती है। तो उसी तरीके से लोक नाट्य भी होता है, आप वहाँ से थोड़ी सी हेल्प लीजिएगा, इसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करिएगा, उम्मीद करते कि आपको समझ में आएगा। इकाई 4 में आते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध लोक गाथाएँ शामिल की गई हैं। ये सारी लोक गाथाएँ जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, राजा भर्तृहरि, गुगा गाथा, गढ़मड़ोल, मदना की हार, महासती सूरमी, मोहना, नूरपुर का राजा जगत सिंह, सुन्नी भूकू, कुंजू चंचलो, रानी सुनैना, ये सारी लोक गाथाएँ आपके हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। इन सभी लोक गाथाओं की कहानी को आपको पढ़ना है, समझना है, कौन से पात्र हैं, किस जगह की कहानी है, किस समय की कहानी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक कहानी सारांश रूप में लिखने के लिए आएगी। और प्रश्न भी जो बनेगा बहुविकल्पी टाइप, जो एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, वो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। जैसे कि नूरपुर का राजा जगत सिंह के राज दरबार कवि कौन था, या गुगा गाथा किस जगह की कहानी है, गढ़मड़ोल की कहानी का मुख्य पात्र कौन है ना, कुंजू चंचलो प्रेम की कहानी है, दुख की कहानी है। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। तो आपको इन जो लोक गाथाएँ लगी हुई हैं, आपको आधी से ज़्यादा तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी, क्योंकि हिमाचल की लोक गाथा किस्सा कहानी में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। नहीं सुना होगा तो फिर से पढ़ने की कोशिश करिएगा और आप इसे जानिएगा कि ये कथाएँ भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं। और इसके बारे में बस कहानी आपको जाननी है, पात्रों के बारे में जानना, कहाँ की कहानी इसके बारे में जानना, क्योंकि एग्जाम में सारांश लिखने के लिए आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना और उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करना। अच्छा लगेगा, कुछ काव्य में है, कुछ गद्य में है कहानी, और हिंदी में भी आपको किताबें मिल जाएगी पढ़ने के लिए, तो आसान ही है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। इस प्रकार ये हुआ संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ उसको आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि अलग से वीडियो बना के आपको समझा सकूँ। अभी के लिए बस इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो और अपने टारगेट को ध्यान में रखो, आगे बढ़ना है और बहुत मेहनत करनी है। इस बात को ध्यान रख के आप पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे हम लोग, जल्द ही मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।